हेलो एवरीवन, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम प्रोग्राम। तो लास्ट लेक्चर में अपने नया टॉपिक मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट कर दिए थे। अपने देखा था कि लाइक क्या है मॉडर्न फिजिक्स, कैसे चीज़ें स्टार्ट हुई। इट वाज बेंजामिन फ्रैंकलिन्स एक्सपेरिमेंट ऑफ दैट फ्लाइंग काइट, इज इट? फ्रॉम दैट एक्चुअली इट्स जस्ट बिगिनिंग ऑफ न्यू इरा इन फिजिक्स एक्चुअली। उसके बाद जे थॉमसन ने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया एंड ही डेराइव्ड सो मैनी थिंग्स एक्चुअली, एंड लाइक फाइनली इलेक्ट्रॉन गॉट डिस्कवर्ड एक्चुअली बाय जे थॉमसन। हाँ, उसमें अपन ने देखा दैट जे थॉमसन वाज नॉट एबल टू सक्सीड इन calculating exactly charge and mass of the electron, but another scientist Millikan, actually, with his experiment Millikan's oil drop experiment, he was finally able to calculate exactly charge and mass also, because J.J. Thomson itself calculated charge by mass ratio for electron. So actually at that time this was like very widely appreciated and like huge breakthrough in the physics actually. तो हुआ क्या था कि उसके बाद like around the world many scientists started doing the same experiment. उन्होंने भी सोचा कि चलो इसको करके देखते हैं कि क्या सच में जो जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया है वो सही है, क्या सच में लेबोरेटरी में ये सब चीज़ें होती हैं. सो दे वर ऑल ट्राइंग देयर एक्सपेरिमेंट, ट्राइंग लाइक सेम एक्सपेरिमेंट इन डिफरेंट वे. अनदर साइंटिस्ट वाज एक्चुअली ई गोल्डस्टीन, हु वाज आल्सो एग्जैक्टली ट्राइंग द सेम एक्सपेरिमेंट डन बाय जे थॉमसन. उन्होंने सोचा था कि चलो हम भी करके देखते हैं. तो एंड लाइक बाय, you can say, fortunately, unfortunately, he discovered this proton. We will see the story like how he actually discovered the proton. तो ये गोल्डस्टीन ने भी क्या किया, सेम लेबोरेटरी सेटअप बनाया जैसा जे थॉमसन था ने बनाया था. एक ट्यूब लिया, कैथोड रे ट्यूब, और ये आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो जे थॉमसन ने पहले एक्सपेरिमेंट किया था तो उस टाइम पे क्या था, जो वोल्टेज था दैट वाज अराउंड 10,000 वोल्टेज. उसी को रिड्यूस करने के लिए जे थॉमसन ने फिर और चीज़ें ट्राई की कि क्या एनोड का मेटल जो प्लेट ले रहे हैं उसका मटेरियल चेंज करने से कुछ फ़र्क पड़ता है. इट वाज ऑब्जर्व दैट देयर वाज नो चेंज. हाँ, कैथोड का मेटल प्लेट जो है उसका अलग अलग मेटल की प्लेट लेने से क्या फ़र्क पड़ता है. देयर ही वाज, यस देयर इज सम एक्चुअली. तो उसमें देखा था कि एल्यूमिनियम की जब प्लेट हम यूज़ करते हैं देन वी आर एबल टू डू द सेम एक्सपेरिमेंट. वी वर लाइक ऑब्जर्विंग दैट इज इट लाइटनिंग फेनोमेना इन द ट्यूब इवन एट लोअर वोल्टेज. ठीक है ना. तो वो बाद में कैथोड रे एंड ऑल दैट एक्चुअली. तो ऐसे ही क्या था, गोल्डस्टीन ने भी सेटअप बनाया सब कुछ, मतलब वही सेम ट्यूब, और इसको लाइक वैक्यूम सेम क्लियर करने के लिए इज इट यहाँ पे प्रेशर कम कर किया. एंड द पॉइंट वाज दैट एक्चुअली ही कनेक्टेड ऑल लाइक दिस. जो जब गोल्डस्टीन एक्सपेरिमेंट करने बैठे, ही वाज नॉट हैविंग एनी एल्यूमिनियम प्लेट. इनके पास कोई एल्यूमिनियम प्लेट थी ही नहीं, राइट. तो इन्होंने क्या किया, जो बेसिन होता है ना अपना, लाइक जहाँ पे अपन हाथ वगैरह धोते हैं, देयर यू माइट बी सीइंग कि एक लाइक फिल्टर टाइप का लगा रहता है इस तरह का. सम होल्स आर देयर एक्चुअली, जिसके थ्रू पानी फिल्टर होकर के जाता है. उन्होंने देखा कि एक्चुअली दैट फिल्टर इज इट बेसिन में लगा रहता है, दैट इज मेड ऑफ लाइक एल्यूमिनियम. तो उन्होंने इसको रिमूव किया सीधा और उसको उठा करके यहाँ पे कैथोड की जगह यूज कर लिया. तो गोल्डस्टीन ने वो जो लाइक बेसिन का सीट टाइप का था, फिल्टर था, उसको यहाँ पे यूज कर लिया था, राइट, लाइक दैट. तो इसमें क्या थे, देयर वर सम लाइक, एंड देन ही कनेक्टेड ऑल दैट, रिड्यूस द प्रेशर, इज इट, गैस भी, हाइड्रोजन, हीलियम वगैरह यहाँ पे इन्होंने लाइक अलग अलग किया. इसमें जे थॉमसन ने अलग अलग गैस से भी एक्सपेरिमेंट किया था. जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, उन्होंने एक चीज़ ये भी देखी थी कि उन्होंने गोल्ड लाइक जे थॉमसन ने बोला था कि कैथोड रेज शोज डिफरेंट कलर्स फॉर डिफरेंट गैसेस, इज इट, जो कि हालांकि बाद में ये प्रूव हो गया कि जो कलर आ रहा है दैट वाज ट्रू, दैट फॉर डिफरेंट रेज द कलर वाज डिफरेंट, बट इट वाज नॉट द कलर ऑफ कैथोड रेज, इट वाज द कलर ऑफ excitation and de-excitation of electron
in the atom, is it, for different gases, and that was resulting in different color actually. Okay, so that was just one point actually. तो अभी हम बात कर रहे हैं गोल्डस्टीन के एक्सपेरिमेंट की. तो उन्होंने सेम सेटअप किया और इन्होंने क्या देखा, क्योंकि लेकिन इनके पास एल्यूमिनियम प्लेट इनको मिल नहीं रही थी, तो ये बेसिन से इस तरह की प्लेट निकाल करके उन्होंने यहाँ पे लगा दी थी. सो दिस वाज ऑल सेटअप. उन्होंने भी यहाँ पे वोल्टेज लगाया अराउंड 2000 वोल्टेज, एंड फाइनली ही वाज एबल टू ऑब्जर्व सेम phenomena, and he was also like very happy and excited that yes, he is also observing the same phenomena that was observed by J.J. Thomson. But उन्होंने कुछ और भी इसके साथ ऑब्जर्व किया, क्योंकि यहाँ पे जो पहले सिचुएशन हो रही थी कि लाइक देयर वाज इधर कुछ ये प्लेट अगर छोटी है तो कुछ प्लेट्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो थे बेसिकली अभी क्योंकि फाइनली डिस्कवर हो चुकी हैं, तो हम कैथोड रेज को मैं इलेक्ट्रॉन बीम बोल सकता हूँ, बिकॉज नाउ वी हैव कम्प्लीटली लाइक गॉट इट्स इंफॉर्मेशन, प्रॉपर्टी एंड ऑल दैट. तो ये थी कहानी बेसिकली. तो यहाँ पे तो जो गर्म होता है थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन बीम जब इसको स्ट्राइक करती है, ये ग्लास बेसिकली से बनी रहती है ट्यूब. उन्होंने ऐसा देखा कि एक्चुअली इसके साथ साथ जो जे.जे. थॉमसन ने ऑब्जर्व किया वो तो सब इन्होंने लाइक देखा, बट बिसाइड दैट ही वाज ऑब्जर्विंग दैट देयर इज आल्सो समथिंग एक्चुअली हैपनिंग हियर. इधर जो ट्यूब थी इसका पार्ट भी कुछ येलोइश हो रहा था, इज इट, दिस वाज आल्सो गेटिंग येलोइश एंड हीटेड. इधर भी ये कुछ हीटेड हो रहा था एंड सम येलोइश कलर एक्चुअली इट वाज शोइंग. तो उन्होंने देखा कि एक्चुअली लाइक व्हाट इज दिस एक्चुअली, यहाँ पे इधर क्या हो रहा है, इधर तो कुछ नहीं होना चाहिए. जैसे थॉमसन के अगर एक्सपेरिमेंट के हिसाब से हम चलें देन देयर शुड नॉट बी एनीथिंग, बिकॉज जो ये बीम है कैथोड रेज हैं वो तो यहाँ से निकल रही हैं कैथोड से और इधर ट्रैवल कर रही हैं, राइट. तो उन्होंने फर्स्ट पहले क्या किया, ये सीधा देखा और ही वॉज लाइक वेरी एक्साइटेड कि कुछ और भी है. जो जे.जे. थॉमसन ने बोला दैट इज करेक्ट, नो डाउट इन दैट, बट बिसाइड दैट समथिंग एल्स इज देयर. और उनको लगा कि जे.जे. थॉमसन ने इधर की रेज को ऑब्जर्व कर लिया है जो कैथोड से निकल रही हैं, और मे भी शायद उन्होंने इसकी वजह से ऑब्जर्व नहीं किया वो प्लेट की वजह से. तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये जो कैथोड जे.जे. थॉमसन ने ऑब्जर्व की वो कैथोड रेज थी, वो कैथोड से निकल रही थी. ही इमीडिएटली थॉट दैट ओके नाउ दीज रेज आर स्ट्राइकिंग हियर बिहाइंड द कैथोड, सो दीज मस्ट बी इमिटिंग फ्रॉम द एनोड एक्चुअली. तो ये था अपना एनोड, राइट, एंड दिस इज कैथोड. तो उसके बेसिस पे गोल्डस्टीन ने इमीडिएटली इनको बोल दिया दैट देयर आर, इज इट, रेज इमिटेड फ्रॉम एनोड आल्सो. और इनको एक्चुअली में उन्होंने नाम दिया था कैनाल रेज. इनको एनोड रेज भी बोल सकते हो आप, but Goldstein actually named them canal rays. तो canal rays actually ये positively charged radiations, is it, यहाँ पे हैं. तो उनको क्योंकि लाइक ये समझ में आ गया आपको, तो अभी उनको लगा कि जो एनोड है पॉजिटिवली चार्ज है तो वहाँ से भी कुछ रेडिएशंस निकल रहे हैं, और उनको उन्होंने लाइक कैनाल रेज नाम दे दिया, इज इट. ही वॉज वेरी हैप्पी, एवरीवन वॉज आल्सो हैप्पी लाइक. तो फिर साइंटिस्ट ने इनको क्वेश्चन करना स्टार्ट किया कि देखो जे.जे. थॉमसन ने कैथोड रेज बोला था, करेक्ट. उन्होंने फिर उनकी डिस्कवरी की, उनके बारे में रिसर्च किया, उनकी प्रॉपर्टी की चार्ज है नहीं है, शैडो बनाते हैं नहीं बनाते हैं, वो सब चीज़ें उन्होंने बताई थी. तो साइंटिस्ट ने पूछा कि अब ठीक है आपने गोल्ड लाइक कैनाल रेज डिस्कवर की, इनकी प्रॉपर्टी क्या है वो भी तो बताओ आप. देन what happened actually, Goldstein did so many experiments to find the property of canal rays, is it, just like J.J. Thomson, and he was not able to get any success there. उसके बाद एक्चुअली में साइंटिस्ट ने इनका जो गोल्डस्टीन था उनका बहुत मजाक उड़ाया, राइट, फॉर दिस कि उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे ऐसे ही बोल दिया कि हाँ यहाँ से क्या एनोड से भी रेज निकल रही हैं, एंड ही नेम्ड देम एनोड रेज, इज इट, और कैनाल रेज एक्चुअली. सो एवरीवन मेड फन ऑफ गोल्डस्टीन. ही सेड ओके आई वाज रॉन्ग, देयर इज नो रेज इमिटेड फ्रॉम द एनोड, इज इट, दैट ही एक्सेप्टेड, is it, but he thought okay let's say I am wrong, correct, but there is something.
यहाँ पे कुछ तो हो रहा है, तो कुछ तो है, करेक्ट ना। तो बाद में फिर उन्होंने और रिसर्च किया एंड फाइनली लाइक ही वाज एबल टू लाइक फाउंड दैट एक्चुअली में यहाँ पे हो क्या रहा था in this space. Some gases molecules or atom was there. When those gas molecule, is it atom, actually bombard, ये क्या हो रहा है, कैथोड रेज क्या है, दीज आर लाइक हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन। तो वो क्या होता है, जो कोई भी एटम है और उसमें से जब इलेक्ट्रॉन एक्चुअली स्ट्राइक करता है उसको, देयर इज सम पॉसिबिलिटी दैट सम इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड from the atom by that high speed moving cathode rays or you can say electron। तो उस सिचुएशन में हो क्या रहा था कि जो गैस यहाँ पे अवेलेबल थी that was getting positively charged। so यहाँ पे सिचुएशन was actually, is it, ये समझ में आ गया हमारी गोल्डस्टीन एंड ही एक्चुअली एक्सेप्टेड दैट ही इज मिस लाइक रॉन्ग, उन्होंने गलती किया, अपना मिस एक्सेप्ट भी किया, बट उसके बाद भी उन्होंने यहाँ पे हार नहीं मानी। ही स्टिल ट्राइड कि मतलब ठीक है, मान लेता हूँ मैं इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह नहीं निकाल पा रहा, बट देयर इज समथिंग एक्चुअली एंड दैट मस्ट बी लाइक स्ट्राइकिंग हियर। तो उनकी उन्होंने फिर थोड़ा सा, तो बाद में उन्हें लाइक पता चला कि ओके यहाँ पे क्या होता है कि हाइड्रोजन है एंड व्हेन सम हाई स्पीड मूविंग इलेक्ट्रॉन इज स्ट्राइकिंग हाइड्रोजन एटम, देन इट्स ejecting one electron from the hydrogen and this some positive, is it। तो ये उन्होंने क्या किया, बहुत सारी अलग अलग गैसेस के लिए निकाला, एक्सपेरिमेंट रिपीट किया एंड ही एक्चुअली फाउंड द प्रॉपर्टी ऑफ दिस। उन्होंने अलग अलग जो गैसेस के एटम थे उन पर चार्ज भी निकाला एंड ही लाइक फाइनली कैलकुलेटेड दैट द स्मॉलेस्ट प्रोटॉन, उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन एक ओनली स्मॉलेस्ट एटम है जिसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, इज इट। और उन्होंने हाइड्रोजन H+ को ही प्रोटॉन नाम दे दिया, इज इट। एंड उन्होंने चार्ज भी बता दिया बिकॉज एटम ओवरऑल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, सो दैट्स वाई चार्ज ऑन प्रोटॉन ही कैलकुलेटेड, इज इट। So that was plus E equal to and that 1.6 into 1 minus 19 कूलम। तो ये प्लस इतना चार्ज आ गया। मास, तो उन्होंने क्या किया, जो हाइड्रोजन का मास था उसमें से इलेक्ट्रॉन का मास घटा देंगे, दैट वाज एक्चुअली मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन तो 1.66 into 10⁻³ kg, दिस इज द मास ऑफ प्रोटॉन। तो एंड E. Goldstein never in his whole lifetime, he was never able to like extract a single proton from any atom। वो कभी भी एक प्रोटॉन निकाल नहीं पाए, बट उन्होंने कहा अलग अलग गैसेस के लिए एक्सपेरिमेंट करके कि एक्चुअली में क्या होता है कि जो लाइक एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज, उसके साथ साथ कुछ प्रोटॉन भी होते हैं, दे आर पॉजिटिवली चार्ज, उन पर चार्ज एग्जैक्टली इक्वल टू प्रोटॉन के बराबर होता है, इज इट। एंड ऑल दोज एंड चार्ज ऑफ द प्रोटॉन इज आल्सो दिस मच एंड मास ऑफ द, तो मास के लिए उन्होंने प्रोटॉन का मास एक्चुअली में नहीं निकाला बिकॉज उन्होंने वो कभी प्रोटॉन को सेपरेट ही नहीं कर पाए, बट उन्होंने कहा कि जो हाइड्रोजन एटम है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, तो उन्होंने हाइड्रोजन एटम से लाइक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो वो एक प्रोटॉन बचता है और उसका मास उन्होंने बोल दिया था कि लाइक दैट कम्स आउट टू बी दिस मच एक्चुअली। तो इस तरह से एक्चुअली ई गोल्डस्टीन डिस्कवर्ड प्रोटॉन, राइट। एंड नेक्स्ट इज बेसिकली डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। सो न्यूट्रॉन का कैसे डिस्कवर हुआ, इसके लिए थोड़ा आपको बताते हैं। द पॉइंट वॉज दैट सेम टाइम जब ये सब कुछ चल रहा था, जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट, इज इट, कैथोड रेज ट्यूब, काफ़ी साइंटिस्ट उस पर काम करने लग गए, वो भी अपने अपने तरीके से देखने लग गए। बिकॉज ऑफ दैट डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन वाज आल्सो रिजल्ट ऑफ दैट सेम फेनोमेना कि गोल्डस्टीन ने उसको अपने ढंग से करने की सोचा। तो उसी टाइम पे क्या था, इवन रेडियो एक्टिविटी वाज आल्सो डिस्कवर्ड, रेडियो एक्टिविटी भी डिस्कवर हो चुकी थी और उसमें था कि जो रेडिएशंस निकल रहे हैं रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई से, दे आर वेरी डेंजरस, इज इट। तो उसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जेम्स चैडविक, इज इट। सो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन
बाय जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। तो ये एक्चुअली में क्या था, ही वॉज डूइंग सम एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू रेडियो एक्टिविटी। उन्होंने ऐसा सेटअप बनाया, इज इट, ये एक लेड का बॉक्स होता है, दिस इज सम रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, रेडियो एक्टिव सैंपल एंड लेड पीबी, इज इट, बॉक्स, काफ़ी थिकनेस अराउंड 10 सेंटीमीटर, and like these alpha are bombarded, is it? तो यहाँ से रेडियो एक्टिव सैंपल से ये क्या हो रहा है, अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि यहाँ से जो रेडियो एक्टिव सैंपल था उससे कुछ अल्फा पार्टिकल निकल रहे थे, और उसके साथ साथ उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये तो अल्फा पार्टिकल क्या है, दे आर पॉजिटिवली चार्ज, इज इट, पॉजिटिवली चार्ज, यू कैन से हीलियम एटम +2, इसी को अपन अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। तो अल्फा पार्टिकल इज पॉजिटिवली चार्ज। उन्होंने देखा कि एक्चुअली में अल्फा पार्टिकल के साथ साथ कुछ न्यूट्रल पार्टिकल भी निकल रहे हैं, इज इट, न्यूट्रल पार्टिकल भी इस प्लेट को स्ट्राइक कर रहे थे। जेम्स चैडविक ने, ही स्टडीड all about that, and finally he told that actually inside the atom with electron proton there also exists another subatomic particle and named them neutron, is it? So beside electron and proton there also exist another subatomic particle is it, that named that न्यूट्रॉन, राइट। उन्होंने कहा कि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, इज इट, मास ऑफ द न्यूट्रॉन इज 1.67 into 10⁻⁻27 kg। बाद में एक्चुअली में रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट जो अभी अपन देखने वाले हैं, तो वहाँ से ये भी पता चल गया कि ही रदरफोर्ड एक्चुअली डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। उन्होंने बोला कि मोस्ट ऑफ द मास न्यूक्लियस में होता है, तो मीन्स हैवी पार्टिकल्स इज लाइक प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दे आर लाइंग इनसाइड द न्यूक्लियस। तो इस तरह से बेसिकली दिस इज ऑल डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, that is by Goldstein proton, J.J. Thomson electron, and James Chadwick discovered neutron, is it? So the point was that इससे पहले there was actually Newton's just wait one second, there was actually Dalton's theory, is it? उससे पहले डाल्टन की थ्योरी was prevailing existing actually. Dalton ने बोला था कि all like every material, every, is it, I think is made of small particles and he named them atoms. तो उन्होंने, डाल्टन ने बोला था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट एक्चुअली, जो भी मटेरियल है तुम्हारा वो सब क्या हो रहा है, जो भी ऑब्जेक्ट है इट्स लाइक मेड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, इज इट, और डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट एटम्स होती हैं, उनका साइज अलग होता है, समथिंग लाइक दैट। तो हर एक चीज़ क्या होती है, एक छोटे से पार्टिकल से मिलकर के बनी होती है, जिसका नाम उन्होंने एटम कहा था, और कहा था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, इसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है। अभी क्या थी चीज़ें, ये तो समझ में आ गया कि एटम के अंदर भी कुछ है, बिकॉज वी इवन डिस्कवर्ड लाइक बेसिकली प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये सब डिस्कवरी हो गई। तो अब डाल्टन की थ्योरी तो फेल हो गई, डाल्टन का मॉडल तो एटम का फेल हो गया। एटम इज नाउ नॉट द स्मॉलेस्ट यूनिट। सो नेक्स्ट थिंग वाज कि ठीक है, अब एटम की कहानी ख़त्म हुई, तो एक्चुअली में अब एटम दिखता कैसा है, clear? So this was next question actually, that how is atom from inside, क्या है उसका स्ट्रक्चर, कैसा दिखता है, क्या है उसका अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एटम के अंदर हैं, कहाँ पर हैं, कैसे हैं, ये सब क्वेश्चंस अब उठने शुरू हो गए थे। साइंटिस्ट स्टार्टेड आंसरिंग दोज थिंग्स एक्चुअली, इज इट, एंड जे.जे. थॉमसन, क्योंकि उन्होंने ही लाइक ही वाज वेरी
appreciated, like everybody was like yes he discovered something new. तो सबसे पहले जैसे थॉमसन से ही शायद पूछा गया होगा कि आप क्यों क्या लगता है एटम कैसा होगा। अभी डाल्टन का तो स्टेटमेंट गलत हो गया, तो एटम कैसा दिखता है, लाइक आपके हिसाब से एटम का स्ट्रक्चर क्या है। सो J.J. Thomson proposed his structure of atom based on his, is it? So let's see that maybe कुछ interesting चीज about that, is it? Okay, so after actually Dalton's theory is completely failed, next thing was like atomic structure, तो कैसा दिखता है। Maybe J.J. Thomson को पहली बार पूछा गया हो कि आप बताओ कैसा दिखता है। Then he proposed actually, तो हो सकता है शायद वो कुछ वाटरमेलन उस टाइम पे खा रहे हों और उनके दिमाग में कुछ आया होगा कि देखो एटम है, ये तो समझ में आ गया इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, उसके अंदर न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है और ये सब चीज़ें हैं। तो उन्होंने बोला कि एक्चुअली एटम मे बी समथिंग लाइक वाटरमेलन, इज इट? सो ही प्रपोज्ड प्लम पुडिंग मॉडल, इज इट? तो उन्होंने कहा कि मे बी शायद कुछ ये वाटरमेलन की तरह दिखता हो, वाटरमेलन मॉडल आल्सो, जिसमें क्या होता है दैट द रेड पार्ट इज एक्चुअली हैवी एंड मोस्टली पार्ट जहाँ पे ज़्यादातर वेट है, तो रेड पार्ट इज इट। सो हियर यू कैन से द रेड पार्ट इज एक्चुअली, तो जो अंदर होता है रेड पार्ट ऑफ वाटरमेलन, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, उन्होंने बोला। और जो वाटरमेलन के अंदर सीड्स होते हैं, इज इट? सीड्स, सो सीड्स आर लाइक इलेक्ट्रॉन, इज इट? जो इलेक्ट्रॉन है वो सीड्स की तरह है, जगह जगह होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक दैट। सो सीड्स आर इलेक्ट्रॉन, इस तरह से कुछ चीजें यहाँ पे अरेंज्ड होती हैं और ये ओवरऑल न्यूट्रल होता है। मोस्ट ऑफ द वेट ऑफ द एक्चुअली एटम इज दिस रेड पार्ट और इलेक्ट्रॉन्स उसमें बीच बीच में ऐसे लाइक एम्बेडेड। प्लम पुडिंग मॉडल में भी बेसिकली ये केक टाइप का उन्होंने सजेस्ट किया कि कुछ इस तरह का होता है जिसमें लाइक जो कुछ प्लम मीन्स बेर, तो उनको आपने देखा होगा केक के ऊपर कुछ कुछ मतलब एडिशनल ड्राई फ्रूट्स टाइप के कुछ प्लम एडेड होती हैं। तो उन्होंने कहा था कि हाँ वैसा भी कुछ हो सकता है कि मोस्टली केक पार्ट इज योर पॉजिटिवली चार्ज एंड उसमें कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन प्लम की तरह एम्बेडेड होते हैं। तो ये था बेसिकली J.J. थॉमसन का मॉडल, right? And he was also like this model was accepted quite for some time, so we call this is plum pudding model. You can understand the red part, is it? Red part of the plum, this watermelon, positively charged. You can say most of the mass of atom is in red part and spreaded almost uniformly, you can write, in complete space, ठीक है ना? And seeds are like electrons. And actually this model was accepted, it was, you can say, success just for some time, is it? तो ये था J.J. थॉमसन ने मॉडल दे दिया अपना कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ होता है। सेम टाइम पे राइट मैंने अभी आपको बताया कि हुआ गया था, रेडियो एक्टिविटी भी डिस्कवर हो चुकी थी, राइट? तो आपको पता है कि नेक्स्ट मॉडल वाज रदरफोर्ड, इज इट? रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। तो रदरफोर्ड एक्चुअली में एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं डिस्कवर कर रहे थे, उनका टारगेट, उनका ऑब्जेक्टिव वाज नॉट टू डिस्कवर एटॉमिक स्ट्रक्चर, वैसा कुछ उनको लेना देना था ही नहीं। मैंने अभी आपको बताया कि रेडियो एक्टिविटी भी उसी टाइम पे डिस्कवर हो चुकी थी और रदरफोर्ड क्या होता कि जो रेडियो एक्टिव सैंपल से हानिकारक डेंजरस रेडिएशंस निकल रहे थे उनको ब्लॉक करने के लिए, उनको रोकने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे।
So that we see next Rutherford's gold foil experiment. That experiment was to actually block those dangerous radiations emitted by radioactive nuclei, not to discover the structure of atom. तो अभी जब जे थॉमसन का मॉडल आ गया तो रदरफोर्ड को लगा कि हाँ अगर चीज़ें ऐसी हैं तो उस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि जो रेडियो एक्टिव सैंपल से डेंजरस रेडिएशंस निकल रहे हैं वो क्या होगा, अगर मैं एक बहुत हैवी एटम ले लेता हूँ, हैवी एटम, तो वो क्या होगा, उसको जब स्ट्राइक करेंगे एंड देन इट शुड बी एबल टू स्टॉप इट, ठीक है ना। तो इसीलिए उन्होंने हैवी एटम के लिए उन्होंने गोल्ड एटम की फॉइल ली और बहुत थिन, बहुत पतली फिल्म ली। तो पतली लेने के लिए भी गोल्ड को प्रीफर किया क्योंकि लाइक गोल्ड की डक्टिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए यू कैन स्टिल मेक वेरी थिन शीट ऑफ गोल्ड दैट इज़ एक्चुअली नॉट पॉसिबल फॉर एनी अदर मेटल। तो उस हिसाब से उन्होंने गोल्ड चूज़ किया और उनको ऐसे लगा कि जो थॉमसन का मॉडल है वो सही है, तो उस हिसाब से वो आसानी से जो रेडिएशंस निकल रहे हैं, बिकॉज दैट वाज एक्चुअली बिग प्रॉब्लम एट दैट टाइम कि वो जो रेडिएशंस हैं उनको कैसे ब्लॉक किया जाए, क्लियर ना। तो उनको रेडिएशंस को ब्लॉक करने के लिए ही रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो अभी देखते हैं कि रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट क्या था, फिर उन्होंने कैसे आगे चीज़ें, ही गेव हिज मॉडल एंड सक्सेस एंड फेलियर ऑफ दैट। सो लेट्स सी दैट। Okay, so the Rutherford's gold foil experiment, I think everyone is familiar with that because you must have studied this in, I think, like 9th or 10th class somewhere in the junior classes. But still let me discuss that. तो अभी आपको समझ में आ गया हो कि एक्चुअली में रदरफोर्ड ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे टू ब्लॉक द हार्मफुल रेडिएशंस इमिटेड बाय सम रेडियो एक्टिव सैंपल। तो रेडियो एक्टिव सैंपल को एक्चुअली में यहाँ पे बॉक्स में रखा गया। दिस इट इज़ सम 8 to 10 सेंटीमीटर लेड बॉक्स होता है जो कि एक्चुअली रेडियो एक्टिव सैंपल से निकलने वाले हानिकारक रेडिएशंस को ब्लॉक कर पाता है। सो देयर इज़ वन स्मॉल होल फ्रॉम विच एक्चुअली दोज रेडिएशंस आर अलाउड। यहाँ पे अपन ने एक गोल्ड फॉइल ले लिया, थिन गोल्ड फॉइल, जो कि ऑलमोस्ट 1 or 2 एटम एक लेयर वाला थिन, एंड हियर वी प्लेस्ड वन फ्लोरेसेंट स्क्रीन, वी प्लेस्ड वन फ्लोरेसेंट स्क्रीन हियर आल्सो। फ्लोरेसेंट स्क्रीन के जहाँ पे अगर वो अल्फा पार्टिकल और जो भी बीटा पार्टिकल यहाँ से रेडिएशंस निकल रहे हैं, व्हेन दे विल बी स्ट्राइकिंग दैट फ्लोरेसेंट स्क्रीन दे विल क्रिएट सम लाइक इज इट लाइट और शाइनिंग इफेक्ट। तो उससे हम ऑब्जर्व कर पाएंगे कि हाँ यहाँ पे पार्टिकल स्ट्राइक कर रहे हैं। तो अब देखो, अगर जे थॉमसन का मॉडल सही मान लिया जाए तो उस सिचुएशन में क्या होता, जो रदरफोर्ड को मिलना चाहिए था वो ये था कि लाइक यहाँ पे कंप्लीट ब्लॉक एंड ही शुड नॉट ऑब्जर्व एनी एक्चुअली लाइक शाइनिंग इफेक्ट हियर ऑन दिस स्क्रीन। ऐसा होना चाहिए था, राइट, कि इधर कुछ भी नहीं, हाँ एक दो कोई अगर कुछ गैप में से पार कर गया तो कुछ थोड़ा बहुत मिलना चाहिए था। बट व्हाट ही ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ द रेडिएशंस आर पासिंग स्ट्रेट, बहुत सारे मोस्टली रेडिएशंस सीधे पास हो जा रहे हैं और यहाँ पे आपको काफ़ी सारा शाइनिंग इफेक्ट दिख रहा था, कुछ यहाँ पर भी साइन कर रहा था ये स्क्रीन। तो इसका मतलब है कि कुछ काफ़ी डेविएट भी हो रहे हैं रेडिएशंस, एंड देयर वर वेरी फ्यू रेडिएशंस साइनिंग एक्चुअली हियर। तो वो बता रहा था कुछ रेडिएशंस तो इवन लाइक ऐसा है कि पूरे बैक 180 डिग्री से यू टर्न मार करके भी आ रहे हैं। देन दिस रिजल्ट वाज एक्चुअली लाइक शॉक to Rutherford because he was not expecting anything like that actually. Is it? अगर मैं इसको एक एटॉमिक लेयर मानता हूँ गोल्ड की, तो उस सिचुएशन में होना क्या था चाहिए था, ये जो अल्फा पार्टिकल है वो तो गोल्ड के कंपैरिजन 97 समथिंग एटॉमिक वेट लाइक नंबर, तो उसके कंपैरिजन में तो क्या है, बहुत छोटे पार्टिकल है। तो ऐसे समझो कि ये आपके पास एक बहुत बड़े बड़े गोले हैं और उसमें आप छोटी छोटी बॉल मारो तो मतलब क्या बाउंस बैक करके आ जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दिया यहाँ पे। Is it? ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पूरी बाउंस बैक हो जानी चाहिए, कुछ भी पार नहीं करना चाहिए था, लाइक बट व्हाट वाज द ऑब्जर्वेशन वाज लाइक दिस एक्चुअली। उन्होंने जो रदरफोर्ड ने देखा कि एक एटम है तो उसमें से मोस्टली चीज़ें पार कर जा रही हैं, तो उनको लगा कि एक्चुअली में कुछ गड़बड़ है, और दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, राइट। सो ही रीच्ड दैट कंक्लूजन। अल्फा पार्टिकल क्योंकि हैवी पार्टिकल हैं, अब हैवी पार्टिकल बाउंस बैक कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि उधर भी कुछ बहुत ज़्यादा हैवी होना चाहिए, राइट, और दैट टू लाइक दे आर बाउंसिंग फ्रॉम लाइक वेरी फ्यू पार्टिकल। तो इसका मतलब कि जो हैवी यहाँ पे है पार्टिकल जो भी है वो क्या है छोटे से स्पेस में है, क्योंकि तभी तो वहाँ से क्या हो रहा है,
चीज़ें बाउंस हो रही हैं। अगर पूरे स्पेस में मतलब लाइक होता तो सब जगह से सब मोस्टली अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक करते, बट ऐसा नहीं हुआ। मोस्टली पार कर जा रहे हैं, क्रॉस कर जा रहे हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसका मतलब खाली स्पेस है। कुछ डेविएट कर जा रहे हैं, इज इट? तो मतलब वही कि हाँ थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा कुछ साइज इसमें है, और कुछ लाइक यू टर्न कर रहे हैं, वो प्रूव कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हैवी है, is it? So based on his all this experimental result, Rutherford told that J.J. Thomson, whatever he suggested about the atom, that's not possibly correct. And based on his result, he suggested his new model of atom. तो उन्होंने कहा कि लाइक एटम काफ़ी सारा स्पेस एम्प्टी है. लेट मी राइट दैट बिफोर दैट इरेजिंग. So after that gold foil experiment, Rutherford gave his new model of atom. तो उन्होंने कहा कि actually में most of the space inside the atom is empty, is it? So most of the space inside atom is empty. खाली है. There is only small space actually, is it? यहाँ पे एटम के अंदर एक छोटा सा है जो कि बहुत हैवी है, जिसमें लाइक यू कैन से द मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन वेरी स्मॉल वॉल्यूम, स्मॉल स्पेस, एंड ही कॉल्ड दैट न्यूक्लियस. सो एक्चुअली रदरफोर्ड गेव द कंसेप्ट ऑफ न्यूक्लियस, और आई कैन से ही डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, इज इट? सो मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम is concentrated in very small space, right? छोटे से स्पेस में ही पूरा मास रखा हुआ होता है, and he called that nucleus. इससे पहले न्यूक्लियस का कंसेप्ट किसी ने नहीं दिया था, तो रदरफोर्ड ने ही बोला न्यूक्लियस है. और उन्होंने कहा कि हाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो सब क्या है, न्यूक्लियस के अंदर हैं. सो यू कैन से इज इट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही हैवी मास पार्टिकल है, तो इसका मतलब क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या हो गए, न्यूक्लियस के अंदर हो गए. ये तो पता ही चल गया कि एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, वो तो बहुत पहले ही आ गया है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है अगर पूरा स्पेस खाली है तो. एंड ही टोल्ड, ही सेड इलेक्ट्रॉन्स revolve around the nucleus in some random, is it, orbits. ऐसे ही कुछ कोई से भी कुछ सर्कुलर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन के अराउंड न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, राइट? सो दिस वाज द मॉडल ऑफ एक्चुअली एटम by Rutherford. And the interesting thing here is that when Rutherford was presenting his model for atom, is it, in some conference, his student that was Neil Bohr was sitting there, is it, and he raised the question to Rutherford that, sir, if you are right about the model, is it, and let me tell you one more thing about just for information, by the time Rutherford discovered this model, उस टाइम तक क्लासिकल थ्योरी ऑफ EM वेव वाज ऑलरेडी डिस्कवर्ड, वो भी पहले से आ चुकी थी. वो थ्योरी ये सजेस्ट करती है कि एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल्स आर सोर्स ऑफ EM वेव, राइट? मतलब जो भी एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल हैं तो वो क्या करेंगे, रेडिएशंस इमिट करते हैं. EM वेव मतलब रेडिएशंस. तो यहाँ पर नील बोर ने डाउट रेज कर दिया, राइट? उन्होंने बोल दिया कि ये रैंडम इलेक्ट्रॉन क्या है, रैंडम ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं. अब यहाँ पे देखो कि अगर इलेक्ट्रॉन रैंडम ऑर्बिट में घूम रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन हैव सम एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन है, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है, देन बाय क्लासिकल थ्योरी ऑफ EM वेव, इज इट, बाय क्लासिकल थ्योरी of EM wave, all accelerating charge particles
are, or you can say emits EM wave और रेडिएशंस। इसका मतलब क्या है कि रेडिएशन से वो इमिट करेंगे तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, उनकी एनर्जी घटती जाएगी। एनर्जी घटती जाएगी तो उसके बाद क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन है अगर घूम रहा है और फिर उसकी एनर्जी घटती जा रही है तो उसका क्या होगा, सर उसका रेडियस कम होता जाएगा एंड फाइनली इट शुड फॉल ऑन द न्यूक्लियस एंड दैट मीन्स द एटम शुड कोलैप्स। इज इट? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पहले ऐसे ये ऑर्बिट में घूम रहा था, ये न्यूक्लियस है, इज इट, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, नाउ व्हाट इज हैपनिंग, इट्स रोटेटिंग इन दिस ऑर्बिट, नाउ इट्स एनर्जी इज डिक्रीजिंग, तो इट शुड बी लाइक दिस, इट्स पाथ शुड बी लाइक दिस, और फाइनली क्या हो जाना चाहिए, एट इलेक्ट्रॉन को जाकर के न्यूक्लियस में मर्ज कर जाना चाहिए। सो दिस मीन्स ये क्या हो गया, दिस इज द फेलियर ऑफ एटम स्ट्रक्चर, इज इट? इसका आंसर रदरफोर्ड के पास नहीं था। तो रदरफोर्ड का मॉडल ऑफ, इज इट, एटम फेल्स हेयर। हालांकि इसके साथ साथ और भी चीजें थी, एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है, सो रदरफोर्ड्स मॉडल, इज इट, फोर्ड्स मॉडल फेल्स टू एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम टू। वो इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, नील बोर का जो डाउट था उसको भी नहीं एक्सप्लेन कर पाए। सो दिस इज इन अनस्टेबिलिटी, इज इट? रदरफोर्ड्स मॉडल वाज अनस्टेबल, he could not explain the stability of atom, is it? Stability of atom was not explained। इन सब की वजह से रदरफोर्ड का मॉडल तो सीधा सीधा फेल हो गया, करेक्ट? तो ये सब था रदरफोर्ड। ये भी आपको समझ में आया कि रदरफोर्ड कैसे इस मॉडल पर पहुंचे कंक्लूजन पे कि हाँ ऐसा कुछ होगा। फिर उनके ही स्टूडेंट नील बोर ने क्वेश्चन रेज कर दिया, रदरफोर्ड फेल टू एक्सप्लेन दैट। हालांकि इसी मॉडल में और भी चीज़ें देखी, क्योंकि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी पहले ही डिस्कवर हो गया था, तो वो भी इस मॉडल से किसी भी तरीक़ा से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था। बाद में नील बोर ने ही इसको, उनके रदरफोर्ड को ही वर्क को आगे एक्सटेंड किया, उन्होंने और थोड़ा सा स्टडी किया अपने हिसाब से, एंड फाइनली ही गेव हिज मॉडल, इज इट, ऑफ एटम, नील बोर्स मॉडल ऑफ एटम, दैट गॉट सक्सेस एक्चुअली। वो उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी, वो अभी अपन नेक्स्ट स्टडी करेंगे। वो स्टडी करने से पहले आपको डेफिनेटली यहाँ पे डाउट आ रहा होगा दैट व्हाट इज दिस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एंड हाउ एक्चुअली रदरफोर्ड्स मॉडल fail to explain that hydrogen spectrum. So let me first explain you कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता क्या है, फिर आपको चीज़ें बाकी क्लियर ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। ओके, so next, before going to explain you hydrogen spectrum, I think everyone must be familiar with the term spectrum, is it? Spectrum क्या होता है कि एक प्रिज्म अगर हम लेते हैं, is it? This is your prism, सबको मालूम होना चाहिए। When white light is falling on this prism, white light, तो white light में क्या होती है? It consists of many wavelength. So when this passing through this prism, actually it split, ऐसे split हो जाती है, and finally like this, और यहाँ पे हमें अलग अलग कलर दिखाई देते हैं, VIBGYOR, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसको अपन बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। सही है ना? तो ये आपको स्पेक्ट्रम का मतलब समझ में आना चाहिए, स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। ओके, एक और जस्ट, दिस इज ऑल जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन पर्पस। आपने देखा सोडियम लैंप, मर्क्यूरी लैंप, डेफिनेटली यू हैव सीन इट। जो अपनी स्ट्रीट लाइट होती है ना, तो उनमें आपने देखा होगा कि जो रोशनी उनकी आती है लाइट, दैट इज येलो, वो एक्चुअली दोज लैंप्स आर सोडियम लैंप। अब ये कैसे लाइट क्रिएट करते हैं, कहाँ से लाइट आती है, ये सब चीज़ें भी आपको लाइक दोज आर आल्सो इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, इज इट? आई विल आंसर दैट। आप इसी चैप्टर में लास्ट में उन क्वेश्चंस को भी समझ पाओगे कि हाँ कैसे सोडियम लैंप लाइक येलो कलर की लाइट प्रोड्यूस करता है। आई विल आंसर दैट।
अभी आप ऐसे समझो बस कि सोडियम लैंप मतलब उसमें एक सोडियम वेपर भरा रहता है। आपको ये तो मालूम होगा कि पहले जो नॉर्मल लैंप्स लाइट बल्ब आते थे उनमें आर्गन गैस वगैरह ये सब भरी जाती थी। ये नॉर्मल क्वेश्चन आप पढ़ते हो एक्चुअली में, ठीक है ना। तो थोड़ी सी येलो इस कलर की रोशनी होती है। तो सोडियम लैंप में क्या होता है बेसिकली वी हैव, सो ये अगर अपने पास एक सोडियम लैंप है, इज इट सोडियम लैंप, दिस इज सम, तो इन दिस केस व्हाट हैपन एक्चुअली, जो सोडियम लैंप होता है अगर इसकी रोशनी को हम एक प्रिज्म से पास कराते हैं या एक प्रिज्म पर गिराते हैं, लेट्स से दिस, तो ये भी स्प्लिट होती है। एंड हियर दिस इज योर कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, क्योंकि यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम है वो आपको कंटिन्यूसली यहाँ से यहाँ तक स्प्रेडेड मिलता है, इसको हम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्लियर। सोडियम लैंप में क्या होता है कि जो रेडिएशंस आते हैं उसमें ये मोस्टली येलो लाइट से बना रहता है। तो इसके जो रेडिएशंस हैं इट हैज लाइक ओनली टू वेवलेंथ, one is 5890 angstrom, another is 5895 angstrom, both belongs to yellow light। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो स्ट्रीट लैंप होते हैं जिनकी रोशनी पीले कलर की येलो लाइट की होती है, एक्चुअली दोज आर सोडियम लैंप। और इसको अपन बोलते हैं, दिस इज, ये जो स्क्रीन पे आपको मिला, दिस इज कॉल्ड सोडियम स्पेक्ट्रम। तो आई थिंक अभी आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को गैस कर पा रहे होंगे, इमेजिन कर पा रहे होंगे। ऐसे ही अगर इस सोडियम की लैंप की जगह मैं एक मर्क्यूरी लैंप ले लेता हूं, एक्चुअली दिस इज Hg, इज इट मर्क्यूरी लैंप। तो मर्क्यूरी लैंप से जो रेडिएशंस आती हैं दैट इज ऑलमोस्ट योर वाइट लाइट एक्चुअली। तो अभी जो नए बाइक्स या कार के हेडलैम्प आपने देखे होंगे और वो एकदम वाइट लाइट की रोशनी निकालते हैं, एक्चुअली ऑल दोज आर योर मर्क्यूरी लैंप, इज इट, वो सभी मर्क्यूरी लैंप होते हैं। तो यहाँ पे ये जो अपन को स्पेक्ट्रम मिलता है दैट इज सिंपल विबग्योर स्पेक्ट्रम, नॉर्मल वाइट लाइट की तरह। इसको अपन बोलते हैं हाइड्रोजन लाइक मर्क्यूरी स्पेक्ट्रम। तो ऐसे ही अगर मैं मर्क्यूरी स्पेक्ट्रम की, मर्क्यूरी लैंप की जगह अगर हाइड्रोजन लैंप यूज करता हूं, तो उस सिचुएशन में और उस लाइट को, इज इट, उस रेडिएशन को अगर हम एक प्रिज्म से पास कराते हैं, तब हमें जो स्पेक्ट्रम मिलेगा उसको हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलेंगे, इज इट। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या है, ये अपने पास प्रिज्म है। नाउ फॉर लैंप आई एम यूजिंग हाइड्रोजन लैंप, सो दिस इज हाइड्रोजन लैंप। And now the light emitted from this hydrogen lamp is falling on this prism, और इसको फाइनली यहाँ पे as it पास कराया जाता है। So here we got actually like this, तो इस तरह से हमें स्पेक्ट्रम बेसिकली यहाँ पर भी एक लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है। दिस इज अगेन कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम, और ये भी एक लाइन स्पेक्ट्रम होता है। इसकी जो वेवलेंथ होती है, दिस वाज 1000, इज इट, दिस वाज 1066, दिस वाज 1123, 1333, दिस वाज 4000 all in, and this is 5200 and 7200 something, 5333, is it? I'm not sure about that, just wait, I'm confirming that. सो एक्चुअली यहाँ पे ये था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एंड दीज आर ऑल वेवलेंथ। तो ये हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम है। जो रदरफोर्ड का मॉडल था वो ये भी इस स्पेक्ट्रम को भी बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि जब हाइड्रोजन लैंप यूज़ करते हैं ये हमें अलग अलग वेवलेंथ का स्पेक्ट्रम मिल रहा है, तो ये कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, लाइक नथिंग। सो रदरफोर्ड्स मॉडल फेल्स टू एक्सप्लेन दिस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आल्सो। तो ये थी यहाँ तक की कहानी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द हाइड्रोजन एक्चुअली और स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो फाइनली आपको ये तो समझ में ही आ गया कि नील बोर जो कि रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे, उन्होंने ही रदरफोर्ड के मॉडल को फेल कर दिया बिकॉज ही आस्क्ड जेन्युइन क्वेश्चन एंड रदरफोर्ड फेल टू एक्सप्लेन दैट, is it, failed to answer that question. Another was this, another was
स्टेबिलिटी ऑफ एटम, तो वो सब की वजह से सिंपली रदरफोर्ड्स मॉडल वाज कंप्लीट फेलियर। अभी आगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कि रदरफोर्ड ने कैसे क्या मॉडल दिया एंड दैट वाज एक्चुअली एबल टू एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स। वो भी अपन आगे समझेंगे कि कैसे ये इस स्पेक्ट्रम को नील बोर का मॉडल एक्सप्लेन कर पाया, स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर पाया, और सभी जो भी डाउट थे उनको कैसे आंसर किया, एंड दैट वाज लाइक ह्यूज सक्सेस, और दैट इज द सक्सेसफुल मॉडल ऑफ atom, is it? So let's continue with that in next class.